सबसे पहले हम थोड़ा सा अबाउट जीआईएस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीएस स्टूडियो पर आ जाएंगे। तो बेसिकली देखें, ये है हमारे पास जीआईएस के जीआईएस स्टैंड्स फॉर, इसमें हमने स्टार्ट किया था पहले भी, और आपको इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ मैं कि हम लोगों का ज़्यादातर फोकस जीआईएस के ऊपर होगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी यूजेबिलिटी के बारे में पता चले और इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकें। और जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और दूसरों को कम से कम उससे थोड़ी सी सपोर्ट मिले। तो ये वाले क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोबारा आपको रीवैल्यूएट करने के लिए हमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, और जो चीज़ हमें पता है हम उसको हम ओमिट कर देंगे। तो इस सिलसिले में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप बताएं। ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसको देख लें ज़रा कि बेसिक्स के अंदर हमारे पास जीआईएस बेसिकली ये है, और इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा बेसिकली इंपॉर्टेंट है जीआईएस। अगर मैं इसको रीडिंग आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ इसको पेश कर रहा हूँ, ज़रा मैं इसको ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और ये आपको आसान हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ जीएस डेटा बेसिकली इससे हमें काम है, एक वेक्टर टाइप वेक्टर डेटा होता है, एक रेस्टर डेटा होता है, फिर वेक्टर के अंदर स्पेशल डाटा आता है। स्पेशल डाटा बेसिकली तमाम चीज़ों की असेंबली और उसकी लोकेशन और तमाम चीज़ों। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, सॉरी। सर जावा स्क्रिप्ट खत्म हो गई, मतलब वो जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बस वहीं तक? नहीं, उससे आगे है, उसको हम अब देखें, ये आ रहा है इसके अंदर जीआईएस। ठीक है, आगे अब शेयर हो गई स्क्रीन। यस सर। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ हम लोगों ने की हुई थी, तो इसमें आई होप के काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी, और अगर नहीं मालूम है तो ये आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसको हम ज़रा से मैं व्यू करा रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा वही जावा स्क्रिप्ट वगैरह दोबारा आपको फिनिश कर देता हूँ यहीं पर आज इसके अंदर, और पिछला जितना भी है उसके सारे रेफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि फिर आप इसके ऊपर लाइन अप हो जाए। तो टाइप्स ऑफ डेटा कितने हैं इसके अंदर? दो टाइप्स के डाटा होते हैं, वेक्टर एंड रेस्टर। वेक्टर स्पेशल डाटा में लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ ज्योग्राफी फीचर्स आर स्टोर्ड एज स्पेशल डाटा। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड या इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से भी बाकायदा कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है या हो रहा होता है किसी एक न्यूबी के लिए, या बिल्कुल ही नोवाइस वगैरह जो होते हैं जिनको अभी इस फील्ड के अंदर जाना है, या जो एंड पर हैं कि एंड होते ही वो इस चीज़ को आगे एक्सेल करेंगे। तो फिर हमारे पास इसमें देखें, वेक्टर के अंदर पॉइंट डेटा आता है, फिर क्या लाइन आर्ट आता है, और उसके बाद पॉलीगॉन आता है। ये आपके वेक्टर डेटा है। ठीक है, मैं इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, कि उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे भी आपको प्रैक्टिकल पे लेके जाना है इसके सारी चीज़ों के। तो पॉलीगॉन हो गया ये, और उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास नॉन स्पेशल डाटा जिसको हम रेस्टर कहते हैं, ये रेस्टर बेस्ड डाटा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेस्टर डाटा क्या होता है, सेल बेस्ड होता है। ठीक है, या अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पूरा रीड करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर आप कहें तो मैं पिक्सेल्स इसको होता है इसमें। रीड कर लेता हूँ, लेकिन मुझे रीड करने का वो नहीं है उसमें, बस रीडिंग ही लगेगी। रीड अलाउड करना है तो उसका वो नहीं है। आप इसको देख लें जरा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। इसमें इसकी रेजोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें आप अगर स्केलिंग की बात करते हो तो स्केलिंग के हवाले से देखें, लार्ज स्केल होता है, मीडियम स्केल होता है, और स्मॉल स्केल होता है। तो लार्ज स्केल बेसिकली छोटा एरिया होता है जो हम जिसको हम बात कर रहे होते हैं, और स्मॉल स्केल जो होता है वो बड़ा करके दिखाया जाता है एक एरिया को। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है इसके अंदर, हालांकि नेम वाइज इसका रिवर्स चल रहा है ये। और मीडियम स्केल इन दोनों के इन बिटवीन में होता है। यानी अगर मैं लार्ज स्केल की बात करता हूँ, तो लार्ज स्केल में आई माइट थिंक सो कि लार्ज स्केल जो है वो एक पूरा एक छोटे एक कोई कॉलोनी होगी, कोई सिटी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, वो मेरा लार्ज स्केल के अंदर आ जाएगा। कि मैं उसको फर्दर उसके अंदर क्या चेंज करना चाह रहा हूँ वो हो सकता है। ठीक है, और स्मॉल स्केल का मतलब ये कि अगर मैं एक बर्ड आई व्यू लेता हूँ, पाकिस्तान का पूरा नेट निकाल पूरी बाउंड्रीज निकाल लेता हूँ दुनिया के किसी मुल्क की, या पाकिस्तान के किसी शहर की पूरी ओवरऑल ले लेता हूँ, तो वो लार्ज उस पर स्मॉल स्केल में चला जाएगा वो। यानी तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस है पूरा। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो वो लार्ज स्केल का मतलब स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल का मतलब लार्ज स्केल होता है। यानी एक पार्ट को जब आप व्यू करके या मैग्नीफाई करके उसको देखेंगे तो वो स्मॉल स्केल है। इसका मतलब ये कि आप उसकी इनर पोजीशन पे जाके एक एक जगह पर जाके उसका एग्जैक्ट लोकेशन और व्यू आप उसको मालूम करके बताएंगे कि यहाँ इस तरीके से काम होता है, हम एक ब्लॉक को किस तरीके से डील करते हैं। यहाँ पर इसी बात की बात हो रही है कि रेस्टोरेंट सेल बेस्ड, यानी अगर मैं पिक्सल करूंगा, इसको पिक्सेलेट करता हूँ, तो पिक्सेलेट के अंदर जो एक ब्लॉक होगा वो 50 मीटर रेजोल्यूशन शेडेड होगा वो। ठीक है, तो अब जरा मैं इसको जरा सा आगे चलता हूँ। ये मैं इसको दोबारा कराने का मकसद बेसिकली ये है कि ये चीज़ आपके दोबारा जहन में आ जाए, क्योंकि हम एकदम स्विच कर जाएंगे इसके ऊपर दोबारा, क्योंकि इसके ऊपर में आर्क जीआईएस है तो वो सॉफ्टवेयर समझना उसके लिए
उसके अंदर जाने के लिए उसके किस तरीके से लॉग इन करेंगे, वो सब चीज़ें पहले आप जहन में बिठा लें ये चीज़ें, ताकि हम उसको आगे ले चल सकते हैं। फिर देखिए नॉन स्पेशल डाटा ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब टेबुलेटेड, यानी जो डाटा टेबल टेबल की फॉर्म में दिया हो। यानी अगर मैं CSV डाटा की बात करता हूँ, तो CSV डाटा को आप टेबल में उठा सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। उसका सारा डाटा आप जहां से कलेक्ट करेंगे उसको किसी बेस के ऊपर कलेक्ट करेंगे ना। तो अब आप इसके हिसाब से देखेंगे स्टोर्स डिटेल्स ऑफ द ज्योग्राफिक फीचर्स। फॉर एग्जांपल एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली हॉल, लेट्स सपोज हमने इसको पाकिस्तान की असेंबली से रिलेट किया हुआ है। यानी असेंबली हॉल की एक जगह होगी, उसकी लेंथ होगी, वो किस रोड पर है इस्लामाबाद में, वो किस जगह पर मौजूद है, पिंडी, और टोटल पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट इन काकुल। यानी लेट्स सपोज काकुल पाकिस्तान का जो एक एरिया है जिसके अंदर आर्म फोर्सेस वगैरह का पर्टिकुलर एरिया है। तो इस हवाले से उस चीज को हमने रेफरेंस किया जिससे आप फौरन समझ जाते हैं। It includes attributed tabular data, for example, tax name of the building, etc., number, height of the building, date of construction of the building. Boolean यानी is earthquake resistant or not। अगर बुलियन डाटा टाइप को लेते हैं तो क्या इस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपने डाटा फील्ड को भी समझ लेना है, और उसके बाद फिर जब आगे चलते चले जाएंगे तो आपको इसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेजोल्यूशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम इधर से इस बात करते हैं कि रेस्टर डाटा ऑल्सो नोन एज ग्रिड डाटा भी कहलाता है ये। दिस रिप्रेजेंट सरफेसेस। रेस्टर डाटा इज सेल बेस्ड विच यू कैन सी इन योर जूम इन क्लोजली। इफ यू जूम इन क्लोजली, ठीक है, अगर आप इसको जरा ज्यादा जूम करके देखते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर नजर आता है, लेकिन वो ऐसा पिक्सेलेटेड होता है। ये पिक्सेलेटेड तो हमारे आपके ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन एक GIS स्पेशलिस्ट के लिए वो पिक्सेलेटेड डाटा एक ब्लॉक की अहमियत रखता है। उसको पता है कि इसमें क्या चीज है। अगर उसने उसकी सेटिंग 50 ब्लॉक्स पर मीटर है, या 50 मीटर एक ब्लॉक के अंदर है, या 1 माइल एक ब्लॉक के अंदर है, तो बेसिकली डिपेंड करता है। क्योंकि 100 मीटर्स जो है वो 1 किलो जो है 1 किलोमीटर होता है, सॉरी 100 इंचेस जो है वो 1 मीटर होता है, ठीक है। और अगर आप 1 किलोमीटर की बात करते हो तो कम से कम 1000 मीटर्स होंगे। तो 1000 मीटर्स को हिसाब से आपने पूरा अपना स्किल डिफाइन करना है। तो यही सारी चीजें जो हमारे पास ArcGIS के अंदर इसकी यूनिट्स वगैरह सब चीजें आएंगी। तो ये ऊपरी डेटा है बेसिकली। इसको आपको सिर्फ आपने अपने आप को फेमिलराइज करना है कि अच्छा इस तरीके से हमें चीजें मैनेज करनी है। अच्छा, 2 एग्जांपल्स ऑफ रेस्टर डाटा आर शेडेड रिलीफ एंड डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स टू शो टोपोग्राफी एंड एरियल और सैटेलाइट इमेजरी। ये आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि भाई ये एलिवेशन क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होती है, और एरियल और सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ रेस्टर डेटा सेट्स that show data such as land use, surface temperature and rainfall amounts। अब GIS लेयर की बात करते हैं। ये तो डेटा आपको समझ में आ गया, आपके जहन में भी आ गया। मैं ये डेटा हमने एक जिस्ट के अंदर एक ग्लिम्स के अंदर हमने आपके इस डेटा को जहन में लेकर आ गए। अब देखें इस डेटा को अगर आप सामने रखते हैं और फिर आप CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट को रखते हैं, तो फिर आप बोलेंगे इसका क्या ताल्लुक है उससे। ठीक है, हमने तो प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन इसका ताल्लुक है जब भी तो उन्होंने इसको इसके साथ रखा है ना। अब इसके अंदर अगर आप ArcGIS के अंदर जाएंगे तो वहां पर तो वो पाइथन का टूल दे रहा है उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। अब वहां पाइथन का वो टूल दे रहा था, हमें तो पाइथन करनी चाहिए, हमने तो इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। सारा काम, सारा खेल जो है आपका लेयर्स अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बेसिकली GIS लेयर्स, यहाँ पर सारे लोग मौजूद हो गए, सिर्फ सिर्फ 8 लोग हैं यहाँ पर। तो हेलो हेलो। जी। जी सर, अभी कुछ बच्चे नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखें ये जो है ना 8 लोग हैं यहाँ पर। अच्छा खैर, तो अब देखें लेयर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले कस्टमर्स हैं, फिर स्ट्रीट्स हैं, फिर पार्सल्स हैं, फिर एलिवेशन से लैंड यूसेज एंड रियल वर्ल्ड है। अब कस्टमर्स के अंदर हमारे पास कस्टमर्स मुख्तलिफ टाइप के होंगे। आपको उसको मैप करना है कि भाई एक आदमी जो है वो नाइकी की जो है वो ड्रेसिंग करता है, तो वो किस टाइप के लोग हैं, वो कितने लोग हैं, उसको भी आप जो है मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो GIS है ना, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना। किस तरीके की कहाँ की जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि जमीनी इन्फॉर्मेशन निकालें आप इससे। ये तो आपको मैपिंग कर रहा है, क्योंकि जो आप पॉलीगॉन बनाएंगे तो पॉलीगॉन तो आपको किसी एक एरिया को हाईलाइट करने में या उसको बनाने में आपको मदद दे रहा है ना, पॉलीगॉन जो है।
तो जब आप पॉलीगॉन से जब आप काम करेंगे, पूरी स्केचिंग करेंगे, लाइनिंग लाइनिंग करेंगे, उसकी लिमिटिंग बाउंड्री खींचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर किस टाइप के लोग हैं। अब कस्टमर से मैंने ये वाली एग्जांपल इसलिए आपको दी कि आप आसानी से समझ जाएं। अब कस्टमर हमारे पास नाइकी वाला भी है, फ्लिस वाला भी है, ठीक है। आपके पास जो है वो बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसको अगर आप देख सकते हैं, गुची वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कस्टमर्स की बात कर रहे हैं ना। अब कस्टमर्स के अंदर एक जो है, आप इसके अंदर कई तरीके के कस्टमर्स हैं। अब अगर आप इसको अगर एडेबल आइटम्स की तरफ लेकर जाते हैं, तो भाई सारे ये जो ग्रोसरी आइटम्स हैं ये सारे आ जाते हैं। तो इसमें कौन कस्टमर कहाँ से क्या चीज ले रहा है, कोई कस्टमर जो है वो ऑलपर का दूध ले रहा है। तो अब आपने इसको कैसे अब डेटा को मैप करेंगे। जो इस ग्रुप के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस डेटा को ऑलरेडी ग्रुप करना जानते हैं, उनको पता है, उनको समझ आ रही होगी बात की जो है वो हम किस तरीके से इसको 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 जो ट्रैक करते हैं। फिर आप स्ट्रीट्स की बात अगर करते हैं, तो स्ट्रीट के ऊपर क्या चीज आती है कि कौन सी स्ट्रीट पर क्या चीज अवेलेबल है, किस टाइप के लोग हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन सा बिजनेस है, कौन सी क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज किस तरह होती है। स्ट्रीट वाइड इस स्ट्रीट पर ये चीज है, इस स्ट्रीट पर ये है। जैसे अगर आप अपने पाकिस्तान कराची की एग्जाम्पल लेते हैं, तो सदर की ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट है, उस पर क्या एवरीबडी नोज के ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर सिवाय कपड़ों के कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो इसी तरह अगर आप दूसरी स्ट्रीट्स पर जाएं, जैसे अगर आप सौदे की लगे तो वो जो है वो जद्दा स्ट्रीट है, जद्दा स्ट्रीट के ऊपर पूरी वो भी एक मार्केट है पूरी लंबी चौड़ी। ठीक है। इसी तरह आप अगर सऊदीया चले जाएं तो वहां पर भी एक स्ट्रीट है। तो किसी किसी भी जगह पर, किसी मुल्क में जाएं, किसी शहर में जाएं, किसी कंट्री में जाएं, तो वहां पर उसकी जो जो मेन स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे हमारे शार फैसल है, मेन स्ट्रीट है। ठीक है। इनर इनर टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए शार फैसल जो है हमारे पास मेन स्ट्रीट है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट से आए, चाहे आप बाय रोड जाएं, चाहे बाय एयर जाएं, तो आपके पास एयरप्लेन यानी एरोप्लेन यानी हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए आपको शारा पैसे से जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आप अगर कहीं करीब के इलाके में रहते हो तो आपको शारे पैसे टच करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से ही आप निकल के चले गए। लेकिन जो शारे का रोल परफॉर्म कर रहा है वो शारे फैसल है, जो मेन रोड परफॉर्म परफॉर्म कर रही है वो शारे फैसल है। ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर आप कहीं और जाते हैं, किसी और मुल्क में जाते हैं, तो एयरपोर्ट तक के लिए जो जगह होती है वो कोई खास यानी एक खास लेन होगी जिसको आप चूज करेंगे, तो आप सीधे स्ट्रेट अवे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब पार्सल्स की तरफ आते हैं, तो पार्सल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें हमारे जो सेंड करता पार्सल्स होते हैं, कौन से पार्सल्स हैं भाई, बैग एंड बैगेज के वाले पार्सल्स हैं, बैग की फॉर्म में कौन से पार्सल्स हैं, इसमें इसमें फ्रेजाइल पार्सल्स हैं, किस टाइप की चीजें हैं, सारी चीजें इसके अंदर इस तरह आ जाती हैं। फिर आप एलिवेशन की अगर बात करते हैं, तो एलिवेशन के अंदर किस चीज का क्या एलिवेशन है, किसका जमीन से कितना कितना ऊपर है, ये इसका एलिवेशन में जाएगा। ठीक है। आप जमीन से एलिवेशन के ऊपर यानी अगर आप प्लेटोस की बात करते हैं, तो आप उस हिसाब से आप चेक करेंगे कि भाई जमीन का यानी पानी से कितना लेवल है, पानी से कितना एलिवेशन इसका हाई है, क्या चीज है, ये इस तरीके से आप सारी एलिवेशन इसकी निकालेंगे। अब लैंड यूजेज के अंदर अगर लेट सपोज अभी हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि अगर हमारे पास मवेशी मंडी लगती है कहीं पर, तो वहां पर कितना लैंड यूज हुआ, 1 एकड़ यूज हुआ, 2 एकड़ यूज हुआ, 3 एकड़ यूज हुआ, पर्टिकुलर एरिया आपने डिफाइन कर दिया किसी खास मार्केट के लिए। जैसे सब्जी मंडी अगर आप ले लें, तो उसकी लैंड यूज क्या है, उसकी लैंड यूजेज क्या है। तो वो सब चीजें आपको इस तरीके से कि किस जगह पर क्या काम करने जा रहे हैं, क्या चीज हुई। अभी आपके यहाँ जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा जो वो टेस्ट का हुआ था, तो एक पर्टिकुलर एरिया उनको असाइन किया गया था बिल्कुल स्टार्टिंग पर ही। ठीक है। तो वहां पर सारा टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो वो लैंड यूजेज था ना आपका। अगर आप उसको बताते कहीं मैप करते, तो उसको आप मैप करके भी दे सकते थे। ठीक है। जैसे अब ये लैंड यूजेज में होस्टेजेस होते हैं। ठीक है। ये कहाँ रखे जाते हैं, इनके लिए भी तो जगह दी जाती है ना। तो ये सब चीजें वहाँ हैं, उनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिर रियल वर्ल्ड पर आते हैं, तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स को आप इसकी लेयरिंग में जा सकते हैं। मसलन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कोविड के भी लोग हैं। ठीक है। टाइफाइड के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंजा के भी हो सकते हैं। और भी कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, उसके हो सकते हैं। ठीक है। आपके जो चेन स्मोकर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये सारी लेयर्स इसके अंदर है। इससे रिलेटेड इन टाइप्स की चीजों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसके सब कंटेंट में आ जाएंगी, जिसको आप समझ सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं एक चीज को लिखता हूँ, अगर मैंने लेट सपोज एक स्टेशनरी वाले की बात की है, तो स्टेशनरी रियल वर्ल्ड में आ सकती है बिल्कुल जी। स्टेशनरी में कहाँ कौन कौन सी दुकान में क्या मिल रहा है, क्या चीज़ है, हर तरीके से एक चीज मिल सकती है। यानी अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ, तो एजुकेशन के अंदर मेरे पास स्टेशनरी भी आ जाएगी, क्योंकि एजुकेशन का काम बगैर स्टेशनरी के चल नहीं सकता। ठीक है। एजुकेशन का काम बगैर इसके चल नहीं सकता। राइट। तो अब आप जब इसको काम कर रहे हैं, तो ये आई होप कि आपको आपको ये बात समझ आ गई होगी।
फिर अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो जीआईएस का हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होता है, ठीक है, डाटा होता है और प्रोसीजर होता है। ये आई थिंक हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया था। अब इंडस्ट्रीज दैट यूज जीआईएस डाटा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं जीआईएस डाटा को? ठीक है, सप्लाई चेन यूज कर रही है, आप समझ सकते हैं क्यों यूज कर रही है। फिर आप फॉरेस्ट्री देख सकते हैं, ये आ रही है इसके अंदर। अब मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ कि सप्लाई चेन बेसिकली बीइंग एबल टू ट्रैक इन्वेंट्री शिपमेंट्स कैन मेक द सप्लाई चेन मोर इफेक्टिव, दस सेविंग मनी फॉर बिजनेसेस। यानी बिजनेस के लिए पैसे को किस तरह सेव किया जाता है, किस तरीके से शिपमेंट्स होती हैं इन्वेंट्री बेस के ऊपर, कहाँ किस तरीके से किस चीज को मोर इफेक्टिवली सप्लाई किया जाता है, ये सप्लाई चेन वाले इसको यूज करते हैं कि भाई इस एरिया में ये वाली चीज अवेलेबल करनी है, इस एरिया में ये अवेलेबल, ये वाली ये प्रोडक्ट ये आइटम अवेलेबल करना है। यानी इसको अगर आप कह सकते हैं कि हम एक तरीके से अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि रिस्क मैनेजमेंट भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई अगर किसी इंडस्ट्री में या कहीं किसी एरिया के अंदर अगर एक चीज की खपत नहीं है और आप उसको इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं उस चीज का, उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर चल गई तो चल गई, नहीं तो वो सारा आपका कंसाइनमेंट फेल हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक तरीके से आप इसको इसमें भी इसका भी हिस्सा बना सकते हैं कि जब सप्लाई चेन के अंदर आप एक जगह कहीं एक नई मार्केट खोलने जा रहे हैं, उसमें अगर वो चीज चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। फिर फॉरेस्ट्री की अगर आप तरफ बातें हैं, इसके अंदर इंश्योरेंस आ जाती है दूसरे नंबर पर। तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं कि इंश्योरेंस वाले हैविंग द एबिलिटी टू एक्यूरेटली डिटरमिन रिस्क इज वाइटल फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। GIS can identify areas that are more likely to experience earthquake, floods, or other natural disasters, as well as identity areas with higher crime rates। ठीक है, इंश्योरेंस वाले क्यों इंश्योरेंस करते हैं? अब देखें, इंश्योरेंस में कई तरीके का डाटा आ जाएगा। इसमें जो फुली जो है वो इंश्योर्ड गाड़ियां होती हैं, आपकी लाइफ इंश्योर्ड होती है, घर इंश्योर्ड होते हैं, पूरी बिल्डिंग इंश्योर्ड होती है, पूरी लीजिंग इंश्योर्ड होती है, ठीक है। उसके वो आप पैसे देते हैं ईयरली या मंथली, इस तरीके से होता है, क्वार्टरली भी दे सकते हैं। तो जिस तरीके से आपकी सेटिंग होगी इसकी पेमेंट करने की, उसका आपको इंश्योरेंस मिलेगा। वहां से इंश्योरेंस इंजीनियर आएगा, वो आपको आपकी जो चीज होगी उसको इंस्पेक्ट करेगा और उसकी रिपोर्ट बना के भेज देगा, उसकी बेस के ऊपर आपको इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगी। और ये इंश्योरेंस बेसिकली डिपेंड करता है किस टाइप की ज्यादा इंश्योरेंस मिलती है। यानी फायर केसेस होते हैं, एक्सीडेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। फिर फॉरेस्ट्री, जंगल वालों को क्या जरूरत पड़ गई, जंगलात को क्या जरूरत पड़ गई जी? इसकी चीज को जरूरत है, इसको जरूरत इसलिए है कि ये जंगल के अंदर किस तरीके से कंट्रोल करनी है चीजों को। भाई बर्ड्स भी हैं वहां पर जो है वो ओमनीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, हर्बीवोरस भी हैं, सारी चीजें हैं, उनको भी आप मैप कर सकते हैं कि भाई ये एक रीजन है, एक एक जो है वो जो है आपके स्टिमुलेंट जो है वो इस चीज का है, और इस तरीके से आप उसको उसको जो है वो मैप कर सकते हैं। मसलन ये कि अगर क्रोकोडाइल्स अगर हैं, अगर आप क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो उसका एक एरिया है, टाइगर्स है उसका एक एरिया है, ठीक है, लॉयन है उसका एक एरिया है, इसी तरह फीजियंस वगैरह जो कुछ जो मुख्तलिफ जो नायाब किस्म के परिंदे हैं उनका एक अलग एरिया है, ठीक है। आपके बबून्स हैं, ठीक है, आपके फिर आपके मंकी है, और सब बहुत, यानी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास कितना लैंड एरिया है। फिर राइनोसोरस है, अब तो ये फिर एलिफेंट्स है, फिर आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सारे सब चीजें आप इसको इस तरीके से इसको मैप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है और यहाँ तक आपका फॉरेस्ट्री जो है वो, यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ तक, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर चले जाएंगे तो फिर फॉरेस्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे डेटा होता है जिसकी बेस के ऊपर आपको ये गवर्नमेंट वगैरह जो है ये एक्शन लेते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं उन टर्म्स में कि ये आपकी चीज डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब ना हो। GIS systems can collect data to help preserve ecosystems by identifying species in certain areas, changes in animal populations, and mapping out things like annual rainfall, temperatures, and the severity and length of dry seasons। ठीक है, इवन कि फ्लड को भी आप इसको वार्निंग कर सकते हैं कि भाई ये जगह जो है यहाँ से अगर पानी इतना जाएगा तो ये भी फ्लडेड एरिया है या फ्लडिंग एरिया है, तो इसको भी आप नोटिफाई कर सकते हैं। फिर अर्बन प्लानिंग, जीएस हेल्थ यानी हम लोग जिन इलाकों में रहते हैं इनकी प्लानिंग करना, कि नए एरिया तलाश करना, उनके अंदर नई बस्ती को बसाना और उस टाइप से तमाम चीजें लेके चलना। बेसिकली दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बन प्लानिंग जो थ्रू जीआईएस हो सकती है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप एक कहीं किसी सर्वे पे निकले हुए हैं, आप लेट्स सपोज यहाँ से जाते हैं, हाईवे से होते हुए जाते हैं, आपको इंटीरियर सिंध के अंदर कहीं कोई अच्छी जगह नजर आ जाती है, आप देखते हैं वही जमीन भी अच्छी है, बलूचिस्तान और जो है वो सिंध के बीच में कोई जगह आपने निकाली, अगर नहीं यहाँ एक पूरी टाउन प्लानिंग बन सकती है, तो आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी। अब इस तरीके से आप इसको
एक सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जी बहरिया टाउन वगैरह है, इस तरह से इनको ये एरिया अच्छा लगा होगा, अभी एक और अंदर की तरफ जाके बना रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी सोसाइटीज कायम का वजूद वकू पजीर हो सकता है। तो इस बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम अर्बन प्लानिंग इसके अंदर कर सकते हैं। यानी दैट जीआईएस हेल्प्स प्लानर बेटर अंडरस्टैंड द नीड of their city. It allows them to design the city to fill those needs in a way that will benefit its businesses and residents. फिर बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक के अंदर देखें, बैंक के अंदर भी बहुत सारे, यानी अगर आप इसको कार्ड वाइज अगर आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो कार्ड में इन गोल्ड कार्ड अलग है, इस टाइप के अलग है, और बैंक की ब्रांचेस अलग हैं। हर बैंक के अंदर इंटर बैंकिंग फैसिलिटी मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, कौन सा बैंक किस इलाके में ज्यादातर लोग किस बैंक को ज्यादातर यूज करते हैं, कौन से लोगों किस बैंक की सर्विस ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो बैंक्स कैन यूज yes टू डिटरमिन वेदर देयर ब्रांचेस लोकेशन शुड बी और व्हाट ब्रांचेस दे शुड क्लोज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इट कैन ऑल्सो हेल्प देम डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर देयर डेमोग्राफिक्स। अब मुझे आप बात बताएं, आप में से कितने लोग बिल जमा कराने जाते हैं, लाइन लगाने जाते हैं? बिल जमा कराने लाइन लगाने जाने, आपको अभी भी कहीं कहीं नजर आ जाएगी। अब जो है हमारे वालिदैन या दादा नाना नानी लोग जो है लाइन में कभी कभी खड़े होकर बिल जमा करवा रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को जो हम लोगों को जो सर्विस पता चल गई कि हम बैंक के थ्रू जमा कराते हैं, तो जिस बैंक की ऐप अच्छी होती है, आप उस बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं, या उसके अंदर अकाउंट अगर नहीं है तो लोगों से पता चलता है, या आप जो है अपने इजी पैसा किसी से आप अपना अपना बिल पे कर देते हैं। तो क्यों, किस बेस पे कर रहे होते हैं आपके भाई, जिससे जल्दी काम हो जाए। हर बैंक तो जल्दी काम नहीं कर रहा ना। सुनहरी बैंक की अगर आप बात करते हैं, सुनहरी बैंक बहुत बहुत देर लगाता है, ठीक है। बैंक अल हबीब की बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। यूबीएल की बात करते हैं, वो काफी फास्ट चलता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर डील करता है। बाकी जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर से अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको सेशन एक्टिवेट कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, या आपके पास गोल्ड कार्ड है, या प्लैटिनम कार्ड है, तो उसके लिए आपको सेशन एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। कोई भी आपकी इंटरनेशनल पेमेंट होती है वो देन एंड देयर आप कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात इस बात की हो रही है कि कौन सा बैंक कितने लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी आपको आपकी इंक्रीज करता है। अगर कार्ड के यूज के ऊपर है तो लोग ज्यादातर उसको करेंगे, ठीक है। तो आप इसको यूं देख सकते हैं कि भाई अगर जो सहूलत आपने ली हुई है वो सहूलत किस लेवल पर है, तो उसको आप मैप करना चाहते हो, आप मैप कर सकते हैं कि भाई गोल्ड कार्ड वाले कितने हैं। तो गोल्ड कार्ड वाले से यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रॉफिट आएगा। जितनी रिस्ट्रिक्शन होगी, अब आपने आपका नेट सेशन एक्टिवेट होगा, अब नेट सेशन एक्टिवेट होगा, कभी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? कि आपने कई दिनों तक आपने उससे ट्रांजेक्शन नहीं की, तो कार्ड के ऊपर लॉकिंग लगी हुई है। अब आप वो लॉकिंग खुलवाएं, आपका इंटरनेट सेशन तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन जैसे ही आपने कार्ड का नंबर डाला वो कार्ड आपका नहीं चल रहा, क्योंकि आपने आपकी लॉकिंग हुई हुई है। क्यों लॉकिंग हुई है आपको भी नहीं पता। तो ये बेसिकली ये इंटर बैंक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। हर बैंक की जो है वो रिपोर्ट एक जैसी नहीं होती है। यानी अगर आप नेशनल बैंक की बात करें, सारे बैंक, तो यहाँ पर हम बेसिकली मतलब जस्ट ये समझना चाहते हैं कि बैंक्स का इसके अंदर क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली बैंक यही डिफाइन करेगा कि इंटर बैंक कितनी तेजी से काम हो रहा है, किस इलाके में किस बैंक के अंदर क्या चीज, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बैंक की ब्रांचेस कितनी है उसको आप देख सकते हैं। फिर उसकी किस टाइप के यूजर्स हैं ये आप देख सकते हैं, किस टाइप के अकाउंट होल्डर्स हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैंक की तमाम मालूमात इसमें मिल जाती हैं और आप इसको मैप कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प देम डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डेमोग्राफिक्स, यानी उनकी डेमोग्राफिक्स के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हैं। अब आपके पास सेविंग अपॉर्चुनिटी है, किस बैंक के पास ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर किसी के पास प्लस अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट के अंदर जाएगा, उससे लगेगा। अब ये चीज आप अगर एज ए जो है वो इन्वेस्टर देखना चाहें तो आप मैप करवाएं कि भाई ये बताओ किस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह आप उन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। फिर अगर आप पब्लिक हेल्थ की तरफ आते हैं, यानी हेल्थ सेक्टर की तरफ आते हैं, तो जैसे देखें इसमें इसमें जो हेल्थ ऑफिसर्स कैन यूज टू आइडेंटिफाई एरियाज एट रिस्क for certain diseases. Using this data, they can deploy awareness campaigns to help educate the citizens of a particular area at risk. यानी इससे देखें, अभी जैसे अगर आप जो है वो आंखों की बीमारी आजकल चल रही है, अल्लाह सबको महफूज रखे, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जिस तरीके की बीमारी होगी वो अब डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से उस डिजीज से बचाएं। ये सारी चीजें बीमारी के मामले में रिस्क पर होती हैं, क्योंकि ये कंटीजियस होती हैं। और अब डिपेंड करता है, अगर कंटीजियस ये डिजीज होंगी तो वो उसका एक से दूसरे को लगने का रेशो क्या है।
अगर वो बहुत तेजी से चलते हैं, क्योंकि जर्म से लगती हैं, ये जितने भी लोग बात बोलते हैं, क्योंकि मुंह का जो मुंह की जो भाप निकलती है वो जर्म्स ज्यादा नुकसानदेह होते हैं बजाय इसके और छींक वगैरह अगर आपको आती है, स्नीजिंग अगर आपको आती है, तो वो जर्म्स आपके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देन ये कि आप किसी के साथ खड़े हुए बात कर रहे हैं, उससे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ने छींका और वो छींक आपके पास से आपको छूती हुई चली गई और वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, तो उस चीज का आपके पास उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपको, आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर। तो इस तरीके से इस लेवल के डाटा को वो मैप किया जाता है। तो बेसिकली ये था जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया था, हमने इसको समझ लिया है। अब देखें आगे चलते हैं जरा इसको, ये इसी चीज को मैंने जरा उर्दू में भी डिफाइन कर दिया था। ये है, देखें किसने डिफाइन किया था जीआईएस को, ये रॉजर टॉमलिसन था। अगर आप में से किसी को नहीं पता, 1960 में था ये, ठीक है। और what is यूज फॉर, किस लिए यूज की जाती है? सिस्टम, अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की बात हो रही है, हवा में रहने की बात नहीं हो रही है। GIS कैन शो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा ऑन वन मैप सच एज स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन। फिर व्हाट्स एन एग्जांपल ऑफ GIS? अगर GIS की एग्जांपल देखते हैं तो वो कहते हैं जी, GIS कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Google Maps is an excellent example of a web-based GIS mapping solution that people use for everyday navigation purposes. फिर जब आगे चलते हैं तो आपके पास देखें इसमें what are the 5 main components of GIS। ये तकरीबन हम जानते हैं इसको कि working GIS integrates these 5 key components: hardware, software, data, people and methods। Hardware is the computer on which GIS operates, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, पीपल, मेथड्स, डाटा, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। और व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ GIS? जी बेसिक फीचर्स क्या हैं जी? रिमोट सेंसिंग है, देखें इसमें आपके अभी हमारे इस ग्रुप में भी बच्चे मौजूद हैं जो रिमोट सेंसिंग पर काम कर रहे हैं। फिर कार्टोग्राफी का मतलब डिजाइन है, ड्राइंग ड्राइंग है इसकी, एंड मैपिंग, किस तरीके से आप मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई लाइनें खींच दूं, अब लेट सपोज ये मेरे पास फ्री लाइन आ रही है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ खींचता हूँ ये करके इस तरह, ये कोई एरिया डिफाइन करता हूँ कि भाई ये एरिया जो है ये जो है ये एक एरिया मैंने डिफाइन कर दिया, ये पानी की नदी बहा दी, झील बना दी और ये सारी ब्लॉकिंग कर दी। अब आप इसी तरह करते हैं ना सारी चीजें। अब इसको इसको जो है ये कैम्फर कॉर्नर कर दिया। अब यहाँ पर आपने इसकी ब्लॉकिंग की अगर इसको, तो ये देखें ये कोई भी साइज आप दे सकते हैं भाई कि ये 200 का घर है, 300 का घर है, आपने ब्लॉकिंग कर दी इस तरह पूरी, आपने पूरा एक टाउन बना दिया, टाउनशिप प्लान कर दी पूरी। ये आपने इस तरीके से एक मैप बना दिया पूरा इसके ऊपर, ठीक है। ये इस तरह से आपने कोई भी एक कार्टोग्राफी कर दी। अब इसमें ये जो लाइंस हैं, अब ये जो इसकी, जैसे सपोज इसके अंदर रोड ऐड कर देते हैं, ये एक रोड निकलती आ रही है यहाँ पर, कनेक्ट कर रही है इसको, ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ आ रही है, एक यहाँ से ये भी आ रही है, ये लेट सपोज इसको बाहर लेके जा रहा है, फिर यहाँ से भी एक आ रही है। अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है। ये किसी तरह बकिया सब देखे पैक है, अगर मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ, चले एक पीछे की बैक रोड पे भी निकाल देता हूँ, ये जाके कुछ, हाँ हमारे पास ये हो जाए कहने को कि हमारे पास और भी रास्ते थे यहाँ पर, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जगह है, ठीक है। तो अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो इसको मैं दोबारा कंटिन्यू कर लूंगा दोबारा, ठीक है, आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा, राइट। तो ठीक है, अब देखिए रिमोट सेंसिंग, अब इसको डाटा को सेंस करने की, कौन सा डाटा आपने सेंसिंग करनी है रिमोट की, यानी लेट्स सपोज जो हमने बातें ऊपर पढ़ी हैं अबाउट द लेयर्स ऑफ ये डाटा की, उसमें से कोई डाटा था, या जो इंडस्ट्रीज ने डाटा यूज किया, यहाँ पर आप देखें जो डाटा जो यूज अभी आपने पढ़ के आया है ऊपर से, ये डाटा जो इंडस्ट्रीज ने यूज किया, इस डाटा की बेस के ऊपर आप रिमोट सेंसिंग करें कि इस टाइप का डाटा दुनिया में कहाँ कहाँ से जहां से भी मिल रहा है उसको कलेक्ट कर लो। तो अगर उसको कलेक्ट करेंगे तो रिमोट सेंसिंग पर आ जाएंगी, वो सिमिलर डाटा मैच करेगा पूरी दुनिया में, वो आपको लाके दे देगा भाई ये है पूरी दुनिया का रेशियो इस चीज का, ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह काम होता है, ठीक है। फिर कार्टोग्राफी एंड मैपिंग में, कार्टोग्राफी आपने कर दी भाई, एक नया टाउनशिप बनाया, या आप जिस एरिया के ऊपर काम कर रहे थे आपने एक सरसरी सा मैप बना दिया भाई ऐसा बना हुआ है ये, ठीक है। और उसके बाद आप आगे चले जाते हैं, अगर मैं इसके कलर को चेंज करके ब्लू कर लूं तो ये पानी भी कर देता हूँ उसके अंदर, ये पानी वाटर है, ठीक है, ये वाटर पार्क बना दिया इसको, ठीक है। और ये जो है घास भी कर दूं इसमें थोड़ी सी, ये वाली ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ये घास का एरिया है, ठीक है। अब ये जो है ये सब चीजें आपने जैसे सपोज एक समझ में आ रहा है, नक्शा एक बना दिया आपने, इसको इस तरीके से पूरा प्लॉट कर दिया, सारी कैटेगोग्राफी कर दी, यानी टोपो मैप बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं इसको।
फिर जीपीएस एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का क्या काम, इसके अंदर आपको वो डाटा थ्रू सैटेलाइट कनेक्ट कर देगा जीपीएस के थ्रू, अगर आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो सैटेलाइट से जैसे आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल या एप्लीकेशन खोलेंगे तो उससे वो डाटा अपडेटेड होगा। फिर कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ दैट के जितना भी कंप्यूटर्स है जिसको जहां से जो चीज लिंक्ड है वो वहां पर काम करेगा। फिर आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इस डेटा का कोई भी ताल्लुक रिमोट सेंसिंग के किसी डेटा से है, किसी फील्ड वाइज कनेक्टेड है, किसी डेटा वाइज कनेक्टेड है, तो वो अपडेट होता रहेगा। फिर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है इसमें। बेसिक फीचर्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ हाईवे ऑफ एन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की होगी, हर तरीके की इंफॉर्मेशन, चाहे वो दरख्तों की हो, चाहे इंसानों की हो, चाहे सरफेसेस की हो, चाहे कस्टमर्स की हो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, वो आपको इसमें कनेक्ट हो जाएगी अगर आपने जो ब्लॉक्स बनाए हुए होंगे इसके अंदर, उन ब्लॉक्स के अंदर वो डाटा अपडेट हो रहा होगा। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन किस बेस पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ओवर ओवर सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ओवर वाईफाई कर रहे हैं, आप ओवर वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, कौन सी ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से आपको डाटा मिल रहा है या मिलेगा, तो वो आपने कम्युनिकेशन यहाँ डाल दी इसके अंदर। फिर सर्वे एंड फील्ड डाटा कलेक्शन। अब सर्वे एंड फील्ड डाटा कलेक्शन, जैसे आप लोग जाते हैं सर्वे करने कहीं भी, अपना जो है वो ट्राइपॉड रख के कैमरे से तस्वीर खींचते हैं, एरिया सरफेस निकालते हैं, सब चीजें निकालते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करके आप लेकर आते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर फील्ड डिजाइन करते हैं, फील्ड में वो डाटा डाल देते हैं कि भाई हमने ये सब चीजें की हैं, इसकी बेस के ऊपर आपने इस तमाम चीजों को कलेक्ट कर लिया और वो डाटा आपने अपने पास जमा कर लिया। अब उस डाटा को अगर आप डेटाबेस में डालेंगे तो आप आरडीबीएमएस की बेस के ऊपर उसी डाटा को, उस डाटा की आपके पास मालूमात होगी जो एक्सटर्नल डाटा को आपके डाटा से कनेक्ट करे, या एक्सटर्नल डाटा को लेकर आपने जो फील्ड स्ट्रक्चर डिजाइन किया उस डाटा को पॉपुलेट करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। तो सर्वे के थ्रू आपको सारा मामला पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। आपने सर्वे करके पूरा आपने एक बेसिक फीचर्स ऑफ जीआईएस जमा कर लिया, इसके अंदर आपका सारा डाटा आपको पता चल गया। अब हम आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस क्या है जी? 5 प्रॉब्लम्स हैं जी लिमिटेशंस की। इसके अंदर क्या है? इन रियल एस्टेट 5 प्रॉब्लम्स विद जीआईएस इन रियल एस्टेट। Prohibitive cost, smaller business and small गवर्नमेंट ऑफिस टेंड टू थिंक दैट दे कैन नॉट अफोर्ड जीआईएस। बिल्कुल सही बात है, यानी अगर आप इसको किसी जगह पर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने कोई एप्लीकेशन डिजाइन की, अगर आप एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो पहले आप उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे कि भाई अगर मैं, मुझे क्या मिलेगा, इसके ऊपर खर्चा क्या आएगा। अगर मैं एपीआई को यूज करता हूँ तो एपीआई मुझे कुछ खरीदनी भी पड़ेंगी, हर काम मेरा फ्री एपीआई से तो नहीं हो जाएगा ना, तो फ्री की एपीआई तो कोई एक आधी मिलेगी, लेकिन जो मैं एक खास पर्पस के लिए कर रहा हूँ वो मुझे खरीदना पड़ेगा। अब जहाँ खरीद फरोख्त का मामला शुरू हो जाता है, वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, बेसिकली ये देखना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला एक जेन्युइन बंदा है जिसको ये काम कराना है, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट की हुई है कि नहीं आप बनाए, गो अहेड का सिग्नल दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, तो आपका वो डाटा और वो डाटा बैंक और वो चीज आपकी बन सकती है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब तक? पता चले मैं ही बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर इनकंसिस्टेंसीज इन डेटा, योर डिसीजंस आर ओनली एज गुड एज द डेटा यू यूज टू मेक दैम। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं उसका सब स्टैंडर्ड होगा, यानी अगर स्टैंडर्ड जो है हमारे पास, हम अगर विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो के बजाय हम जो है वो कोई नोटपैड इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो ये सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि नो नॉट एवरीबडी नोज, हर किसी को उसका नहीं पता कि नोटपैड, क्योंकि नोटपैड में यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट है देन इसके विजुअल स्टूडियो को। फिर सिलोइड जीआईएस डाटा, फिर एरिया लिमिटेशंस। तो अब ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो अब हम आज मूव करते हैं इसके ऊपर, आर्क मैप के ऊपर। इसके ऊपर भी मूव नहीं कर रहे हैं अभी हम, इसके ऊपर यहीं इसको स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये सेशन एंड होने वाला है। मैं इसको जरा आपको दूसरा लिंक भेज दूं पहले।